हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डा पब्लिकेशन का बुक जो कर रहे थे उसका सभी सेट ख़त्म होने वाला है। ये लास्ट सेट है जो कि PYQ है स्टेट का। ठीक है, ये आपको ये स्टेट जो है ये आपको 28 मई 2024 को जो हुआ था वो वाला है पेपर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको कब का दिया गया है। तो ये है आपको सॉल्व पेपर 28 में 2024 का स्टेट का, क्लास 9-10 का है ये। ठीक है, 2024 का है, मतलब फ़िलहाल सबसे लास्ट पेपर जो हुआ था स्टेट का उसका ये क्वेश्चन पेपर है, पेपर नंबर 1। ठीक है, और हम लोग आज ये बुक का सेट कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी सब सेट अगर आप लोग नहीं देखें जाके देख सकते हैं, मतलब जाके इस वीडियो के लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा तो लास्ट में आपको वो प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, आपको आप देख सकते हैं बाकी सब सेट। और कल से हम लोग इसी बुक का 1 लाइनर करना भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो 1 लाइनर का आएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं 1 लाइनर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, 1 लाइनर का वीडियो डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेट आज लास्ट वाला करना स्टार्ट करते हैं जो कि है स्टेट का पेपर PYQ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है ये पूछा है, वह मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है और नियमित तथा स्थिर आंदोलन संख्या वाली होती है, क्या कहलाती है। पूछ रहा है वह मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है और नियमित तथा स्थिर आंदोलन संख्या वाली होती है वह क्या कहलाती है। तो आप लोग को पता ही होगा, नाद कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी होती है। तो एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है फ्रेंड्स, तो ये होती है 22 श्रुति। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक सप्तक में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो एक सप्तक में शुद्ध स्वर होते हैं कितने, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति में दो वस्तुओं के स्पर्शाघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं कौन सा नाद है। तो कौन सा नाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको आहत नाद। ठीक है, आहत नाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो एक सप्तक के अंतर्गत पूछेगा श्रुतियों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगी 22। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं। तो मूर्छना जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायिता क्या है। उत्तरायिता क्या है फ्रेंड्स, तो ये मूर्छना ही है। फिर है आपको 8 नंबर क्वेश्चन, दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है। दो श्रुति का स्वर पहचानना है इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा, गंधार हो जाएगा। फिर है, एक सप्तक में श्रुतियाँ कितनी मानी जाती है। तो एक सप्तक में श्रुतियाँ कितनी मानी जाती है फ्रेंड्स, तो ये मानी जाती है आपको 22। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सेट में, तो रिपीट हो रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था में षड्ज स्वर कौन सी श्रुति पर अवस्थित है। पूछ रहा है आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था में षड्ज स्वर कौन सी श्रुति पर अवस्थित है। तो ये प्रथम श्रुति पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से थाट की विशेषता को चुनें। थाट की विशेषता चुनना है, तो ये हो जाएगा थाट से राग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, राग रागिनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं। तो राग रागिनी वर्गीकरण के 4 मत प्रमुख हैं। निम्न में से तीव्र स्वर कौन सा है। तो तीव्र स्वर एक ही है, कौन सा हो जाएगा, म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है, थाटों के अंतर्गत स्वरों के प्राकृतिक क्रम व्यवस्था के अनुसार राग की कितनी जातियां हैं। तो कितनी जातियां हो जाएगी, 3 जातियां हो जाएगी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले किस ग्रंथ में ग्राम राग वर्गीकरण किया गया, तो ये किया गया आपको विरदेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आधुनिक काल में थाट प्रचलित है उसी प्रकार मध्यकाल में क्या नाम प्रचलित था। तो मध्यकाल में प्रचलित था मेल। फिर है 17 नंबर, कर्नाटक के संगीत के महान विद्वान वेंकटमखी जी ने कितने मेल सिद्ध किए। तो ये सिद्ध किए आपको 72 मेल।
नेक्स्ट है, दो से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? दो से अधिक रागों के मिश्रण को संकीर्ण राग कहते हैं। फिर है रागांग पद्धति किसने स्थापित की? तो रागांग पद्धति पंडित वीएन भातखंडे जी ने स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 मीलकर्ता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 72 मीलकर्ता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वेंकटमखी किए थे। 21 है, जो रचनाएं ताल में बंधी न होकर केवल स्वरबद्ध हो, मतलब स्वर में बंधी हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनिबद्ध गान। ठीक है। नेक्स्ट है, राग के स्वरों का विस्तार जिसमें राग के 10 लक्षणों का पालन होता है क्या कहलाता है? ये आपको राग आलाप कहलाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन रूपक आलाप विधि है, कौन सी विधि है? किसकी विधि है? प्राचीन रूपक आलाप। तो ये विधि है आपको आलाप की। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता था। 25 है, एक सफल नायक के लिए क्या आवश्यक है? एक सफल नायक के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को संगीत एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। संगीत एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, आलप्ती गान किस श्रेणी में आता है? आलप्ती गान अनिबद्ध गान की श्रेणी में आता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्वालियर घराने के संस्थापक गुलाम रसूल किस शहर से हैं? तो ये जो हैं लखनऊ से हैं। 28 है, ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ध्रुपद का आविष्कारक मानसिंह तोमर को माना जाता है। नेक्स्ट है, विलंबित लय में गाए जाने वाली ख्याल क्या कहलाती है? तो विलंबित लय में गाए जाने वाली ख्याल कहलाती है आपको बड़ा ख्याल। फिर है, ध्रुपद गायन किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है 4 ताल का प्रयोग। नेक्स्ट है, ध्रुपद के सैन्या वाणी का संबंध किससे है? तो ध्रुपद के सैन्या वाणी का संबंध है तानसेन से। तानसेन हो जाएंगे। फिर है, धमार के शब्द किस भाषा से निबद्ध होते हैं? तो धमार के शब्द जो हैं ये आपको होते हैं ब्रज भाषा से निबद्ध। देखिए, इस म्यूजिक का कोई भी बुक हो, प्रैक्टिस सेट, कोई भी बुक आप ले लीजिए, सब में आपको कुछ ना कुछ गलती ज़रूर मिलता है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस यही कर सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन क्या पूछा है, और अपना दिमाग लगाएं। जो अगर 80 क्वेश्चन में या 100 क्वेश्चन में 1-2 गलती हो भी जाता है तो गलती पे ना ध्यान दे के हम लोग बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गलती हर बुक में मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग सेट अगर बनाते हैं, मेरी भी मतलब वीडियो सीरीज में आपको गलती वीडियो में दिख जाएगा, लेकिन कमेंट में आपको सही आंसर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जो भी वीडियो आप लोग देखिए तो कमेंट को एक बार ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, कमेंट में किस क्वेश्चन का आंसर गलत है और किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है, कमेंट में आपको रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठुमरी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? तो ठुमरी में प्रयोग नहीं होता है, नोम तोम आलाप का नहीं होता है। इससे पहले था, धमार के शब्द किस भाषा के में निबद्ध होते हैं? तो ये ब्रज भाषा हो जाएगा। फिर है हमारा 34, ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया है? तो ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को नाष्टी नाम दिया गया है। वन लाइनर करवाएंगे तो उसमें भी काफ़ी आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के भेद किस युग में पाए जाते हैं? तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों के भेद जो हैं ये पाए जाते हैं आपको ऋग्वेद में। 36 से सामगान में प्रयुक्त स्वरित स्वरों के अंतर्गत क्या आते हैं? तो सामगान में प्रयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएंगे कौन कौन से, सा, म और प। नेक्स्ट है 37, साम गायक में कितने गायक होते थे? तो साम गायक में 3 गायक होते थे।
विभिन्न मात्राओं के विविध समूह जिससे संगीत के काल प्रमाण को आंका जाता है क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग ताल। 39 है, टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता रहती है? टप्पा गायन शैली में आपको श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। ठीक है। वैदिक काल में सामगान के प्रमुख गायक को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में सामगान के प्रमुख गायक को कहा जाता था उद्गाता। फिर है, दक्षिणी संगीत पद्धति में ठाठ को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे मेल के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो देख ले, 42 नंबर। इसमें पूछ रहा है, प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, वो इन भागों को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इन भागों को क्या कहते हैं? इन भागों को कहते हैं विभाग। फिर है, वह संपदी ताल जो केवल विलंबित लय में ही बजाई जाती है कौन सी है? तो वो ताल हो जाती है आपको तिलवाड़ा ताल। फिर है, 16 मात्राओं का वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं कौन से हैं? तो ये हैं तिलवाड़ा ताल। फिर है, पुरंदर दास की रचनाएं किस भाषा में है? तो पुरंदर दास की रचनाएं हो जाएंगी आपको कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से। ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये PYQ करवा रहे हैं हम, तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। 47 है, ऐसा स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाता है वो कौन सा स्वर कहलाता है? तो वो वादी स्वर कहलाता है। जो स्वर राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वर से अधिक प्रयोग होती है वो क्या कहलाती है? तो वो संवादी स्वर कहलाती है। बी हो जाएगा इसका आंसर। 49 है, जो राग रात और दिन की संधि की बेला में गाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपको संधि प्रकाश राग। फिर है, संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द जो है ये है रियाज। रियाज हो जाएगा। 51 है, लग्गी क्या है? लग्गी तबले के बोल समूह को लग्गी कहते हैं। फिर है, विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह क्या है? तो विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह ये दिखाया गया जीरो जैसा। फिर है, राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? राग भूपाली का वादी स्वर हो जाता है आपको गौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनवाद में कौन सा वाद्य यंत्र आते हैं? तो घनवाद में आ जाते हैं घंटा। फिर है, निम्नलिखित में से तत्ववाद्य कौन से हैं? तत्ववाद्य हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट है हमारा, तानपुरे में कितने तार होते हैं? तो तानपुरे में कितने तार होते हैं फ्रेंड्स? तो ये होते हैं आपके 4 तार। तानपुरे से उत्पन्न नाद जिनमें तानपुरे के तार को मिलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपको मूल नाद। फिर है 58, वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने से बचते हैं किस श्रेणी के वाद्य हैं? ये वाद्य जाते हैं वितत। नेक्स्ट है हमारा, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर बजाते हैं सितार। अली अकबर खां के वंशज विश्व प्रसिद्ध अमजद अली खां किस वाद्य के वादक हैं? तो ये वादक हो जाएंगे सरोद के। नेक्स्ट है, पाश्चात्य संगीत में एक सप्तक में कितनी स्वरों का प्रयोग होता है? तो कितनी स्वरों का प्रयोग होता है? 8 स्वरों का प्रयोग होता है। पाश्चात्य संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों का मधुरता के साथ प्रयोग को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हार्मनी। नेक्स्ट है, पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वरों को क्या कहते हैं? तो पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को शार्प नोट्स कहते हैं। स्वरों के पृथक पृथक स्वरूपों के आधार पर चित्र को आकर्षित करने वाली स्वर रचना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेलोडी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 65 में पूछा गया, जब 2 या 2 से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस स्वर रचना को क्या कहेंगे? उस स्वर रचना को हार्मनी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? तो सेमीटोन कहते हैं।
विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रिय वाद्य कौन सा था? तो उनका प्रिय वाद्य था वायलिन। नेक्स्ट है हमारा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की रचना निम्न में से कौन है? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की रचना है आपको संगीत बालबोध। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म डैश में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो अलाउद्दीन खां बजाते थे सरोद। 71 है हमारा हिंदुस्तानी संगीत के वह प्रवर्तक कौन थे जिनके द्वारा स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार संगीत के घरानों को कैद खानों से मुक्त कराकर आम जनता के बीच उपस्थित किया गया? तो ये कौन हो जाएंगे? ये थे हमारे विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, भातखंडे जी थे। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया उस विश्वविद्यालय गायक कलाकार का नाम बताएं जिन्हें संगीत गुण के लिए संगीत सम्राट, संगीत मार्तंड, पद्मश्री आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है? तो वो गायक कौन से हो जाएंगे? ओमकारनाथ ठाकुर हो जाएंगे। पंडित भातखंडे को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पंडित भातखंडे को चतुर पंडित के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 24 जून 1897 को गुजरात में। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकाल पूछा है। तो 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कितना बार करवा चुके हैं हम लोग? कर चुके हैं। 76 है। ग्रंथ विदेशी में कितने अध्याय हैं? तो ये भी पता होगा आप लोगों को कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? ये भी पता होगा आप लोगों को। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको सप्ताध्यायी कहा जाता है। नेक्स्ट है राग तरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? राग तरंगिणी ग्रंथ के रचयिता हो जाते हैं कौन? लोचन। फिर है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है मतंग रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसके 8 अध्यायों में संगीत, ताल तथा वाद्यों की चर्चा है? वही क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन कर लिए हम लोग, उसी को घुमा फिरा के पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको बृहदेशी। 80 है ताल प्रकाश के लेखक कौन थे? ताल प्रकाश के लेखक कौन थे? तो भगवत शरण शर्मा थे। राग दरबारी कान्हड़ा की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो राग दरबारी कान्हड़ा की उत्पत्ति हुई है आसावरी ठाट से। राग मालकोंस का वादी स्वर क्या है? राग मालकोंस का वादी स्वर हो जाता है मध्यम। नेक्स्ट है शुद्ध कल्याण राग का संवादी स्वर क्या है? तो शुद्ध कल्याण राग का संवादी स्वर हो जाएगा क्या? ध हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है राग देशी कौन से ठाट से उत्पन्न राग माने गए हैं? तो राग देशी माने गए हैं आसावरी से उत्पन्न ठाट। फिर है गौर सारंग किस ठाट का राग है? गौर सारंग है कल्याण ठाट का राग। नेक्स्ट है राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय है प्रातःकाल। नेक्स्ट है राग पूरिया धनाश्री का गायन समय क्या है? तो राग पूरिया धनाश्री का गायन समय है संध्या काल। झप ताल में खाली कितनी मात्राओं पर पढ़ते हैं? तो झप ताल में खाली जो है वो पढ़ते हैं आपको 6 मात्रा पे। नेक्स्ट है 4 ताल किस गायन शैली के साथ बजाए जाते हैं? 4 ताल ध्रुपद शैली के साथ बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है कहरवा ताल के बारे में पूछा है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो कहरवा ताल में होती है 8 मात्राएं। 91 है झप ताल एवं सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? झप ताल एवं सूल ताल में तो ये हो जाएगी आपको कितनी मात्रा? 10 मात्रा। चौताल में कितनी मात्राएं होती है? चौताल में 12 मात्रा होती है। नेक्स्ट है एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में हो जाते हैं 6 विभाग। यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। एक ताल में 4 विभाग होगा या 6 विभाग? कमेंट कीजिएगा। 94 है हमारा
पाश्चात्य स्वरलिपियों को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? पाश्चात्य स्वरलिपि को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? तो विभाजित किया गया है 4 भागों में। नेक्स्ट है पाश्चात्य संगीत से क्वेश्चन है अब, चीव स्वरलिपि पद्धति का नामकरण किस गणितज्ञ के आधार पर हुआ है? तो ये हुआ है चीव के गणितज्ञ के आधार पर। चीव एक गणितज्ञ ही थे, उनके आधार पर हुआ, मैथमेटिशियन थे चीव, उनका नाम था। नेक्स्ट है कजरी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी लोक संगीत जो है ये आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फिर है राजकुमार मल्लिक का संबंध है, इनमें से सभी हो जाएगा। ध्रुपद गायक हैं, दरभंगा से संबंधित हैं, पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है इनको। फिर है पूर्वी गीत का जनक किनको कहा जाता है? पूर्वी गीत का जनक कहा जाता है महेंद्र मिश्र को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था आपको, आंसर दे रहा है बिहार, बिहार नहीं होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर है सुरबीन किस क्षेत्र का वाद्य है? सुरबीन है आपको दक्षिणात्य वाद्य। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, और करंट अफेयर्स का भी सीरीज चल रहा है, अगर आप लोग नहीं देखें 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट ये भी लगा दिया जाएगा, करंट अफेयर्स का भी अभी देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।